बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 14 का पार्ट 3 है। फर्म्स इन अ कंपैरेटिव मार्केट चैप्टर 14 है। तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होती है। एक फर्म जो है वो किस तरह से डिसीजन मेकिंग करती है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए, क्योंकि जो फर्म का पर्पस होता है, जो फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं कि कब एक फर्म जो है वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए अपने आउटपुट को ज़्यादा करती है, अपनी क्वांटिटी को बढ़ाती है। क्योंकि एक फर्म जो है वो सेलिंग अपनी बढ़ाती जाती है, क्वांटिटी बढ़ाती है, आउटपुट ज़्यादा करती है, लेकिन वो एक पॉइंट तक होता है जहाँ तक उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा होता है। तो ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि सबसे पहले हम इसको इसको देखते हैं कि जो प्रोड्यूसर होता है, जो कंज्यूमर होता है, वो मार्जिन पे डिसीजन मेकिंग करता है। तो अब हमने ये देखना है कि वो कौन सा मार्जिन है जिस मार्जिन की बेस पे एक फर्म जो है वो अपनी क्वांटिटी को ज़्यादा करेगी। तो यहाँ से हम देखते हैं, इफ इंक्रीज क्वांटिटी बाय 1 यूनिट, अगर 1 यूनिट हम एक्स्ट्रा मार्केट में सेल करेंगे, अगर एक सेलर जो है वो एक्स्ट्रा यूनिट मार्केट में सेल करता है या इंक्रीज करता है क्वांटिटी को, तो उसका रेवेन्यू इंक्रीज होगा, मार्जिनल रेवेन्यू। क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने से जो रेवेन्यू आएगा वो मार्जिनल रेवेन्यू है, उसके ऊपर जो कास्ट आएगी वो मार्जिनल कास्ट है। उसके बाद जब तक उसका मार्जिनल रेवेन्यू उसके मार्जिनल कास्ट से ज़्यादा होता है, तब तक तो वो उसका प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा होता है, तो वो अपनी क्वांटिटी को बढ़ाता जाएगा। लेकिन अगर इसके वाइस वर्सा हो कि अगर मार्जिनल रेवेन्यू कम हो जाए मार्जिनल कास्ट से, तो अपनी क्वांटिटी को कम करेगा। इसका मतलब है कि वो अपनी क्वांटिटी को तब तक बढ़ाएगा जब तक जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट से कम नहीं होता। जब तक मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल कास्ट से ज़्यादा होता है या मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट के इक्वल आ जाता है, उसके बाद जब मार्जिनल रेवेन्यू उसके मार्जिनल कास्ट से कम होता है, तो वो वहाँ पे अगर अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएगा तो उसका जो प्रॉफिट जो होता है वो कम हो जाएगा। लेकिन इस केस में ये होता है कि वो क्वांटिटी को कम करेगा और उसका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये टोटल रेवेन्यू गिवन है। अब हमने टोटल कास्ट को हमने पहले डिस्कस किया हुआ है फिक्स कास्ट वेरिएबल कास्ट के साथ। तो अब फर्ज करें कि ये टोटल रेवेन्यू और एक तरफ टोटल कास्ट, दोनों चीज़ें गिवन है। अब पहले वाले केस में क्वांटिटी जीरो है, टोटल रेवेन्यू जीरो है, लेकिन टोटल कास्ट 5 है। ये फिक्स कास्ट की वजह से है, क्योंकि यहाँ पे जब आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो फिक्स कास्ट आपकी $5 है। उसके बाद अब हमने मार्जिनल रेवेन्यू हमने लिख लिया। रेवेन्यू क्योंकि हमें आइडिया था, ये 20 में से 10 10 और 30 में से 20 माइनस किया तो 10, 50 में से 40 माइनस किया तो 10। अब हमने टोटल कास्ट से मार्जिनल कास्ट को फाइंड करना है। 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, 15 माइनस 9 इज इक्वल टू 6, 23 माइनस 15 8, और ये 45 माइनस 33 इज इक्वल टू 12। अब ये हमारे पास आ गया मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कास्ट। अब हम इन दोनों को कंपैरिजन इन दोनों का कर लेते हैं, और हमें पता है कि जो हमारा प्रॉफिट होता है वो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कास्ट होता है। तो हम पहले प्रॉफिट को फाइंड कर लेते हैं। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कास्ट, टोटल रेवेन्यू 10 है, कास्ट 9 है, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट 15,775। अब ये देखिए, इस 7 के बाद ना प्रॉफिट डिक्लाइन करना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि इस पॉइंट से के बाद क्वांटिटी को ज़्यादा नहीं करना चाहिए। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कास्ट को अगर हम कंपेयर करें तो फिर क्या होता है। तो यहाँ पे देखें, मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो 10 है, मार्जिनल कास्ट क्या है 4। तो जो चेंज इन प्रॉफिट है वो क्या है 6, और मार्जिनल प्रॉफिट कह लें। ये मार्जिनल रेवेन्यू तो 10 है। अब ये देखें, यहाँ पे जो मार्जिनल कास्ट है वो 8 है, तो ये 2 आ जाएगा। ये वो पॉइंट है जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट के इक्वल आ गया। अब इसका मतलब है कि एक फर्म यहाँ तक जो है वो 4 यूनिट तो प्रोड्यूस करेगी, लेकिन उसके बाद प्रोडक्शन उसके लिए लॉस में जाएगी। जैसे ये है कि मार्जिनल कास्ट अब 12 है और मार्जिनल रेवेन्यू 10 है। अब माइनस करेंगे, ये प्लस माइनस करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। यही हमने अभी डिस्कस किया था कि जब हम मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट के ज़्यादा होगा तो तब तक प्रोड्यूसर क्वांटिटी को इंक्रीज करेगा, उसके इक्वल आएगा तो तब भी वो अपनी क्वांटिटी को सेल करेगा। लेकिन अगर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट से कम हो जाता है तो वो अपनी क्वांटिटी को ज़्यादा नहीं करेगा।
तो जैसे पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा हो तो कास्ट से तो प्रॉफिट ज़्यादा होता है, मार्जिनल रेवेन्यू कम हो जाए तो लॉस होता है या प्रॉफिट डिक्लाइन करता है। तो इस केस में भी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज नहीं करनी चाहिए। अब ये भी हमने कर पढ़ लिया था, तो अब हम यहाँ से देखते हैं मार्जिनल कास्ट और फर्म सप्लाई डिसीजन कि फर्म कितना सप्लाई करेगी क्वांटिटी को, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि क्वांटिटी कहाँ तक बढ़ानी है। अब हम इसको यहाँ से देखते हैं कि ये आपकी आगे कास्ट, ये आगे क्वांटिटी और ये आ गया मार्जिनल कास्ट का जो हमने पहले डिस्कस किया था। फर्स्ट करें कि ये आ गया मार्जिनल रेवेन्यू, जो कि हमने पिछली इससे जो वीडियो थी उसमें भी देखा था कि एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस वो सारी चीज़ें इक्वल आ रही थी। तो प्राइस जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि प्राइस इस केस में हमने कहा था कि ऑलमोस्ट जो है वो फिक्स रहती है, प्राइस ट्रेकर होती है फर्म्स। तो उसके रीजंस भी अगली वीडियो में जो है वो मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बताऊंगा कि ये कैसे होता है। अब ये देखें कि अगर ये क्वांटिटी ए है तो इसका मतलब क्या है कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट से ज़्यादा है, तो इस केस में जो फर्म है वो क्वांटिटी को ज़्यादा करेगी, बढ़ाएगी, हमने यही पढ़ा था। अब वो क्वांटिटी को जब ज़्यादा करेगा तो कहाँ तक करेगा, जहाँ तक, यहाँ तक नहीं, ये वो पॉइंट है जहाँ तक उसको ज़्यादा करेगा। उसके रीज़न ये है कि ये जो क्वांटिटी बी है इस पे देखिए मार्जिनल कास्ट मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा है, तो ये वाला सारा एरिया लॉस का है, तो ये उसका बेनिफिट है सारा। तो अब इस केस में वो फर्म जो है वो अपनी क्वांटिटी अगर यहाँ तक आई थी तो इसको कम करेगा इस पॉइंट तक। किस पॉइंट तक कम करेगा या किस पॉइंट तक बढ़ाएगा, जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट के इक्वल आ जाती है। तो ये Q1 है, बेसिकली ये वो क्वांटिटी है जो मार्केट में एक फर्म जो है वो सप्लाई करती है जिस पे, और जहाँ पे उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होता है। और इस केस में अगर तो जो जो चीज़ें हमने दोनों डिस्कस की हैं वो यहाँ पे देखी जा सकती हैं डिटेल में। तो मेनली हमने फिर क्या डिफाइन किया, रूल क्या हुआ कि जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट के इक्वल आएगा तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई होगी। तो इसका मतलब ये है कि जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट के इक्वल आएगा तो एक फर्म का जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा, और वहाँ तक को जो क्वांटिटी है वो मार्केट में Q1 पे सप्लाई होगी। उसके बाद नेक्स्ट है, अब ये देखिए कि अगर प्राइस चेंज हो जाती है, P1 से P2 पे चली जाती है प्राइस, अब क्या होगा, अब जब प्राइस बढ़ती है तो हमने ये पढ़ा था कि सप्लाई ज़्यादा होती है, तो नॉर्मली फिर क्या होगा कि जो सप्लाई कर्व है वो तो ये है, अब ये क्वांटिटी आ जाएगी Q1 से Q2, कि जहाँ पे जो एक फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट के इक्वल आ रहा है तो वहाँ तक एक फर्म जो है वो अपनी क्वांटिटी को जो है वो सप्लाई करेगी। इसका मतलब है कि मार्जिनल कास्ट का जो कर्व है वो किसी भी फर्म के लिए उसकी क्वांटिटी को डिसाइड करता है कि पर यूनिट के ऊपर कास्ट कितनी आ रही है, उसकी प्राइस कितनी है, उसके या उस प्राइस का मतलब या उसके उससे जो रेवेन्यू आ रहा है वो कितने, उसके अकॉर्डिंगली जो फर्म है वो डिसीजन मेकिंग करती है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मार्जिनल कास्ट का कर्व है बेसिकली यही एक फर्म का सप्लाई कर्व है। द मार्जिनल कास्ट कर्व इज द फर्म सप्लाई कर्व, लेकिन ये यहाँ से सप्लाई कर्व ये स्टार्ट नहीं होता। अब अगर ये मार्जिनल कास्ट का कर्व सप्लाई कर्व है तो वो यहाँ से स्टार्ट नहीं होता, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कहाँ से लेकर कहाँ तक मार्जिनल कास्ट जो कर्व है ये सप्लाई कर्व होता है। तो इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि अ फर्म्स शॉर्ट रन सप्लाई कर्व, कि एक फर्म का जो सप्लाई कर्व है वो किस तरह से होगा। अब ये देखिए कि ये जो टोटल कास्ट हमने डिफाइन किया था चैप्टर 13 में, उससे नीचे हमने कहा था कि वेरिएबल कास्ट है, एवरेज वेरिएबल कास्ट को हमने ले लिया। यहाँ से मैंने बताया था कि डिस्टेंस इसका ज़्यादा होगा फिक्स कास्ट के ज़्यादा होने की वजह से, आस्ता आस्ता फिक्स कास्ट कम हो जाती है तो दोनों का ट्रेंड ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। तो यहाँ से हम देखते हैं। अब ये देखिए कि जो फर्म का सप्लाई कर्व है बेसिकली हमने कहा था कि मार्जिनल कास्ट का कर्व सप्लाई कर्व है, लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे देखें जहाँ पे ये कर्सर है तो इस पॉइंट से नीचे भी ये कर्व है लेकिन ये सप्लाई नहीं है। तो सप्लाई कर्व जो है वो बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होती है, जहाँ से एवरेज वेरिएबल कास्ट और मार्जिनल कास्ट का इंटरसेक्शन होता है, उस पॉइंट से सप्लाई बेसिकली शुरू होती है। तो अब अगर हम उस पॉइंट की बात करें तो उस पॉइंट से क्या होगा
क्योंकि उस पॉइंट से पहले अगर एक यूनिट बनाने के ऊपर अगर सपोज 20 रुपए का बन रहा है, तो उसको सेल करने की उसकी जो कास्ट है 20 रुपए आ रही है, तो क्या एक फर्म उसको जो है वो, ये एक फर्म की सपोज एक यूनिट को बनाने की कास्ट है ये 20, और क्या इस के ऊपर सप्लाई जो है वो हो जाएगी? ऐसा मुमकिन नहीं है, इस पे सप्लाई फर्म नहीं करेगी। फर्म तब तक सप्लाई करती है जब तक इसके ऊपर उसको प्राइस मिल रही होती है। जैसे ये है कि अगर उसकी प्राइस जो है वो वेरिएबल कास्ट से ज़्यादा होती है, तो फर्म जो है वो क्वांटिटी को ज़्यादा करती है, जहाँ पे प्राइस जो है वो मार्जिनल कास्ट के इक्वल आती है। और उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर जो प्राइस है वो, जैसे मैंने बताया कि वेरिएबल कास्ट से कम मिल रही है, तो फर्म जो है वो क्वांटिटी को बढ़ाएगी नहीं, मार्केट में क्वांटिटी को सप्लाई भी नहीं करेगी। तो इसका मतलब है कि जो सप्लाई कर्व है वो बेसिकली स्टार्ट यहाँ से होता है, जहाँ से वेरिएबल कास्ट को मार्जिनल कास्ट का कर्व क्रॉस कर रहा होता है। अच्छा, तो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व फिर हमने क्या डिफाइन किया है कि वो एरिया जहाँ से ये जो ये एवरेज वेरिएबल कास्ट से ऊपर ऊपर होता है, ये इसका शॉर्ट रन का सप्लाई कर्व होता है। और अब हम बात कर लेते हैं कि लॉन्ग रन में जो एवरेज कास्ट है वो क्या होती है। आपको मैंने बताया था कि लॉन्ग रन में सारे के सारे जो वेरिएबल होते हैं, सारी की सारी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो वेरिएबल होते हैं। जो सारी की सारी कास्ट आएगी वो फिर वेरिएबल कास्ट होगी, फिक्स कास्ट नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे अलग से वेरिएबल कास्ट का ग्राफ नहीं बनेगा, क्योंकि ये लॉन्ग रन है तो फिक्स तो है नहीं, तो जो टोटल है वो सारी की सारी वेरिएबल है। अब हम इसमें देखते हैं कि फर्म का सप्लाई कर्व क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कास्ट तो है नहीं। तो इस केस में फिर जो सप्लाई कर्व है वो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ से ये एवरेज टोटल कास्ट, लॉन्ग रन एवरेज टोटल कास्ट से ऊपर ऊपर जो मार्जिनल कास्ट का कर्व है, ये इसका लॉन्ग रन का सप्लाई कर्व है। तो फर्म इससे कम पे जो है वो सप्लाई नहीं करेगी। उसके बाद ये थोड़ा सा हम इसको देखते हैं कि जो फर्म का लॉस है वो किस तरह से होता है। तो ये छोटा हम एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। तो अब ये फ़र्ज़ करें कि जो प्राइस है वो मार्केट की प्राइस 10 है, जो हमने चैप्टर 13 में भी पढ़ी थी। मार्जिनल रेवेन्यू जहाँ पे इसके इक्वल आ रहा है, अब ये मार्जिनल कास्ट है। अब फ़र्ज़ करें मार्केट का जो इक्विलिब्रियम था, हमने कहा था कि जो मार्केट जहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई करेगी वो ये पॉइंट होगा जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट के इक्वल आएगा, तो वो ये पॉइंट है। इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ये बन रहा है 50 क्वांटिटी बन रही है और 10 प्राइस के ऊपर। तो अब हम अगर ये देखें कि हमारे पास जो एवरेज कास्ट का कर्व है वो सपोज की एवरेज कास्ट यहाँ पे आ रही है, मार्जिनल कास्ट इससे, मार्जिनल रेवेन्यू इससे ऊपर था। तो इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो हमने जब ये पॉइंट ड्रा किया, तो ड्रा करने के बाद हमारे पास जहाँ से ये इसको क्रॉस करेगा यहाँ से इसकी कास्ट आएगी। इसका मतलब है कि ये जो यूनिट है इसकी जो टोटल एवरेज कास्ट है वो 6 है, और इसकी जो प्राइस हम चार्ज कर रहे हैं वो 10 है। तो ये सारे का सारा जो एरिया है, ये 6 से 10 तक 4 का फ़र्क है, और ये 4 रुपये आपके पर यूनिट के ऊपर आपका प्रॉफिट है। तो यूनिट टोटल 50 है, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 200। तो यहाँ पे देखें ये आपका डिफरेंस कितने हैं, 4 का, प्राइस का और एवरेज टोटल कास्ट का। तो ये प्रॉफिट पर यूनिट है, लेकिन टोटल यूनिट हम 50 कर रहे हैं, तो 50 के अकॉर्डिंगली ये आ जाएगा 200। तो ये सारे का सारा एरिया आ गया हमारे पास प्रॉफिट का, कि ये आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद अगर एक फर्म जो है वो उसकी जो मार्जिनल रेवेन्यू या उसकी प्राइस जो है वो $3 है मार्केट में, लेकिन उसकी कास्ट जो है वो 5 आ रही है, तो अब ये एवरेज टोटल कास्ट आ गई और ये मार्जिनल कास्ट का कर्व आ गया। इक्विलिब्रियम हमें पता है कि जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट के इक्वल आता है वहाँ से आएगा, तो ये आ जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ से हम क्वांटिटी डिफाइन करेंगे तो 30, और ये आ जाएगी आपकी कास्ट 5। अब दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 का। तो अब ये जो 2 पर यूनिट जो है वो ये लॉस है, क्योंकि एवरेज टोटल कास्ट आपकी जो है वो ज़्यादा है आपकी मार्जिनल रेवेन्यू या प्राइस से। तो ये सारे का सारा पर यूनिट लॉस आ जाएगा 2, और 30 यूनिट्स अगर सेल करेंगे तो ये टोटल लॉस आ जाएगा 60। तो अब उसके बाद ये जो लॉस की कंडीशंस हैं या ये जो प्रॉफिट की कंडीशंस हैं, इनको हम डिटेल में देखेंगे कि कब एक फर्म का लॉस या कब एक फर्म का प्रॉफिट होता है।
तो वो उससे नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो मैं उसमें एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।